Anji, any questions from what we discussed last time? Okay. So, in case no question, this is what we discussed in the last class. So, which means the valuation, if you're following a DCF model, so valuation will have these three steps. First is future benefits, and then converting those future benefits to monetary value, and then converting the monetary value to present value. And that's what the discounting of the cash flows comes in. And this model or this approach is called as DCF. Okay. So which means broadly आपको दो चीजें मुझे सिखानी है. First is how to calculate cash flow. क्योंकि वो DCF में अगर आप देखोगे तो cash flow एक है. How to calculate cash. This is one that we need to understand. And second, discounting. Discounting कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ. But इसमें एक पार्ट है जो अभी हमें करना बाकी है. That is how to calculate discounting rate. What is discounting rate? ठीक है, मैंने टाइप किया है. So broadly ये दो चीज आपको सिखानी है. So these are these building blocks जो भी हमें करने बाकी है. One is discount rate कैसे कैलकुलेट करना है. दूसरा कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करना है. अगर ये दो हमें आ जाएगा देन हम फिर DCF कर पाएंगे. Any question? Okay. Now, how will we calculate the discounting rate? पहले हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. So we'll start with a concept called cost of capital. So what do you mean by cost of capital? Cost of capital refers to the opportunity cost of making an investment. So it means it is the rate. ये वाला पॉइंट देख लो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है. सो सपोज अगर मेरे पास if I have 10 lakh rupees and if I use the 10 lakh rupees in my business, उसकी कॉस्ट क्या है. उसकी कॉस्ट है कि अगर मैंने बिजनेस में यूज नहीं किया होता तो what would I have done with that 10 lakh rupees. That's if I would have put the 10 lakh rupees in investment जिसका 10% रिटर्न मिलता. Now, because I've chosen to put that fund into my business, I'm foregoing, I'm sacrificing that 10% interest. Hence, the opportunity cost becomes 10%. See this point? Go through both these points. This is what this explains. Opportunity cost. Case 2. Let's assume if I've taken the 10 lakh rupees from the bank as a loan, and if bank is charging me 12% interest. Now,
for me, the cost of the 10 lakh rupees is 12% interest because I'm paying 12% interest. That's also the cost. ठीक है, तो कोई डाउट यहाँ पर? कोई डाउट नहीं है? सो दो पीसेस मैंने बताया. अगर आप इक्विटी लेते हैं, विच मीन्स अगर आप खुद का पैसा लगाते हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं, क्योंकि इफ यू आर पुटिंग योर ओन फंड्स, देन उस फंड्स का आप क्या करते हैं, दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बट अगर आप किसी से लोन लेते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द समबडी हु इज गिविंग यू लोन विल गिव यू लोन एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट ही आपका कॉस्ट बन जाता है. ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ कंपोनेंट ऑफ वैल्यूएशन, ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस, क्योंकि हमें डिस्काउंटिंग में ही चाहिए, तो इसलिए हमें वैल्यूएशन करने के लिए जरूरत है इसकी. ठीक है. बिकॉज इन्वेस्ट, so ये पॉइंट 2 देख लीजिए, बिकॉज investment to grow at least at a cost of capital, and hence cost of capital becomes a discount rate. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो हमें जहां जहां डिस्काउंट रेट यूज करना है, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एज अ डिस्काउंट रेट यूज करेंगे. पॉइंट 2 देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए. सर डिस्काउंट रेट यानी मतलब समझा नहीं. हेलो, डिस्काउंट रेट जिस पे हम डिस्काउंटिंग करते हैं, ओके. जिस इंटरेस्ट रेट पर हम डिस्काउंटिंग करेंगे. पॉइंट नंबर 3, capital is how and where capital exists. इस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिखाऊंगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे. पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिस्कस किया. ठीक है. अगर आप बोरो करते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट पे आप बोरो करते हैं, वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाता है. ये बोल रहा है नहीं बनता, ये हम डिस्कस करेंगे. कैसा? पॉइंट 3 और 4 भी हम डिस्कस करेंगे. So we'll start now. So we'll start with debt now. So you said debt. Debt is a borrowed fund. So हम डेट का कॉस्टिंग कर रहे हैं पहले. इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट. मैं टाइप कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें, तो एक बार प्लीज ध्यान.
मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था, इफ आई बोरो ठीक है, if I borrow 10 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 12%, तो उस 10 लाख के कॉस्ट क्या है? 12%, इसलिए मेरी कॉस्ट फिर हमने ये भी डिस्कस किया था you save some tax. Hence this while computing final cost of debt. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरा अगर 100 रुपीज का लोन था और 12% इंटरेस्ट है, तो मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया? 12 रुपीज. So this is my interest. इसको बोलते हैं KD, K small d. ठीक है, K small d is pre-tax cost of debt. So just one question. Interest, the savings on tax, when you interest applies normally all. Interest, because I just joined about 10 5 minutes, so I'm not sure. Interest. Okay. So this becomes my pre-tax cost of debt. अब अगर मैंने 12 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है और मेरी टैक्स की सेविंग लेट्स अज्यूम 3 रुपीज है, तो मेरा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज कॉल्ड एज K कैपिटल D. Yeah, Nancy. हेलो नैन्सी, आप कुछ पूछ रहे थे? Yeah, I didn't have any doubt. I was just checking my system. Okay. So now, अगर
मैंने 12 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है विच बिकम्स माई प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस 12 रुपीज का इंटरेस्ट आई एम सेविंग 3 रुपीज का टैक्स, तो मेरी कॉस्ट ऑफ डेट कितना पड़ा, विच इज 12 माइनस 3 इज 9। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। और यही ये स्लाइड बोल रहा था, जो ये पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4, कि आप जिस रेट पे बोरो करते हैं दैट इज नॉट योर कॉस्ट ऑफ डेट। आप बोरो करने के बाद को टैक्स को सेव भी करते हैं, तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल आना चाहिए वो आपका कॉस्ट ऑफ डेट होना चाहिए। पॉज here for 30 seconds or so and see, आप लोग एब्जॉर्ब कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। Any question in this? Are we clear with this formula? इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको, so that you understand the derivation as well. So let's take two companies. ये शायद मैंने पहले भी दिया हुआ एग्जांपल, पर ठीक है, इन कंपनी ले लेते हैं, भी ले लेते हैं, ठीक है। कंपनी का टोटल कैपिटल मान लीजिए 1000 रुपीज है, जिसमें से इक्विटी 500 है और डेट 500, और डेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो लेट्स अज्यूम 12% है, ठीक है। एंड दूसरी कंपनी, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी बी के पास कोई डेट नहीं, सो कंपनी बी टिपिकली बिकम डेट फ्री कंपनी, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। और दोनों का ईबीआईटी सेम है, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम बोथ हैज ईबीआईटी ऑफ लेट्स अज्यूम 800 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे लेस इंटरेस्ट,
ठीक है, सो कंपनी ए का इंटरेस्ट कितना होगा? 12%, 12% इंटू 500, 60 रुपीज, और यहाँ तो जीरो हो जाएगा। सो पीबीटी कितना हो गया? 800 माइनस 60, and then less tax. Let's assume tax 30% है. So this is this into 30%, and then PAT. हाँ जी, तो हम देखिए हम लोग का ऑप्शन ले गया तो हम तुम्हें वो बता देंगे कि बेच लेना है आप लोग बेच के बाद वो डायरेक्ट लेके कंपनी मिल जाएगा तो एक प्रोजेक्ट हो जाएगा मतलब कि आगे निकला जाएगा हाँ हाँ जी, ये कंपनी है, कंपनी बी का जो मैंने आपको सिनेरियो दिया है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। Now, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी ए ने 60 रुपीज का टैक्स पे किया है, बट कंपनी बी ने 18 रुपीज का टैक्स सेव भी किया है, बिकॉज कंपनी और कंपनी बी दोनों का प्रॉफिट सब कुछ सेम है, बट कंपनी ए ने 18 रुपीज का टैक्स कम पे किया। वो 18 रुपीज का जो टैक्स कम पे किया है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे की वजह से किया, 60 रुपीज का। कोई डाउट है तो पूछिए। Sir, hello. या सर, Hi sir. Good morning. मॉर्निंग। Sir, actually हम लोग तो टैक्स बेनिफिट में सिर्फ हर एक इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट। हाँ जी, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? इस क्वेश्चन में जो के डी है वो 12% है, और जो के कैपिटल है वो क्या होगा? 8.4%। देखिए यहाँ तक कोई डाउट है?
Now अगर हमें इसे वैलिडेट करना है, so let's assume अगर कंपनी ने 60 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया था, 18 रुपए का टैक्स सेव किया, तो 42 रुपीज नेट पड़ा। 42 रुपीज को परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें, 42 रुपीज ऑन ए 500 रुपी लोन, ये भी 8.4% ही आता है। यानी दोनों कैलकुलेशन से सेम आंसर है, एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये स्लाइड्स में कुछ पूछना तो पूछिए। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? So are we clear with this cost of debt? Yes, sir. सर जस्ट वन क्वेश्चन, वो 42 कैसा आया आपको? ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। Last time, any doubt in cost of debt before we move to cost of equity? चलो भाई चलो, मैं अब नहा जाता हूँ, जरा ब्रेकफास्ट भी कराना है, उन लोग कंटिन्यू शाम को कनेक्ट करते हैं ना। No doubt, sir. भाई ये वायरलेस नहीं है, नो डाउट। ये तो मजे खुद बात करता है भाई, इन लोग दीदी ऐसी चलो छोड़ा, मुझे ट्राई करते हैं। So let's move to the cost of equity. Cost of equity से पहले हमें कुछ concepts समझने पड़ेंगे। First is risk. What is risk? Risk is uncertainty. Risk is uncertainty, और ये दो टाइप्स के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क।
So now what is systemic and unsystemic risk? So systemic risk is which is pertaining to system, which is macro in nature. System, or let's say economy, industry, stuff like this. ये जो macro in nature होते हैं, जैसे let's assume कि कोविड हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है, या लेट्स assume यूएस इलेक्शंस हो गए, ये सब किसी पर्टिकुलर एक कंपनी को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ये सब कंपनी के स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट करते हैं. तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है will not get impacted only because वो रिलायंस को इम्पैक्ट करेगा, टाटा को नहीं करेगा, या ब्रिटानिया को नहीं करेगा, वो सबको इम्पैक्ट करेगा. So, इस तरह के जो अनसर्टेनिटीज होती हैं, जो मैक्रो इन नेचर होती हैं, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती हैं या लिंक होती हैं, and which is impacting entire industry and economy as a whole, those are systemic risk. ठीक है, like कोविड हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, एंड स्टफ लाइक दिस. ठीक है, अनसिस्टमिक रिस्क होते हैं टू कंपनी, like the technology of कंपनी में कुछ इशू आ गया, तो वो कंपनी की टेक्नोलॉजी में इशू है, वो पूरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा. So these are unsystemic risk. So we'll pause here. किसी को सिस्टमिक और अनसिस्टमिक रिस्क में कोई डाउट है तो पूछ. सर इंडस्ट्री मैक्रो क्या है सर? इंडस्ट्री मैक्रो मतलब जो मैक्रो और माइक्रो क्या होता है? मैक्रो होता है जो सबको इम्पैक्ट करता है, माइक्रो होता है जो इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करता है. तो अनसिस्टमिक रिस्क है वो माइक्रो इन नेचर होता है. ओके, इसको माइक्रो बोलते हैं ना, एक जने को इम्पैक्ट कर रहा है. जो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है वो मैक्रो हो जाता है ना. जैसे कोविड है, कोविड कोई मैक्रो इवेंट है कि माइक्रो इवेंट है? मैक्रो. अब लेट्स अज्यूम आपका कोई आपके घर पे, जैसे लेट्स अज्यूम अभी आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही और आपकी बिल्डिंग में या आपके अपार्टमेंट में सबके आ रही है. ठीक है, तो वो आपका माइक्रो इश्यू, बिकॉज आपका इंडिविजुअल इम्पैक्ट है, बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तो उसको माइक्रो इवेंट कहते हैं. ओके सर, गॉट इट. अभी जो सिस्टमिक और अनसिस्टमिक रिस्क, इसमें कौन सा रिस्क है जो हम मैनेज कर सकते हैं? इफ वी आर अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, अगर हमारी कंपनी है, हम उस कंपनी का मैनेजमेंट है, एंड वी आर फेसिंग दीज टू टाइप्स ऑफ रिस्क, व्हिच ऑफ दीज रिस्क वी कैन मैनेज? सिस्टमिक और अनसिस्टमिक? Unsystemic, sir. Unsystemic. करेक्ट. सो इसलिए जो अनसिस्टमिक रिस्क होता है, दिस कैन बी डाइवर्सिफाइड और मैनेज. एक सेकंड सुनिए. हेलो, हाँ जी. सो दिस can be diversified and can be managed.
बट जो सिस्टमिक रिस्क होता है, बिकॉज ये मैक्रो होता है, जैसे कोविड है, अब आपको लिव करना पड़ेगा उसके साथ। आप उसको मैनेज, मतलब उसको हटा नहीं सकते, आप उसको अपने आप जो करना है करो, बट आप उसको ओवरऑल एलिमिनेट नहीं कर सकते। So this cannot be diversified. What I mean, चाहे आप टाटा मोटर्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, चाहे रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, चाहे आप HUL के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, एवरी स्टॉक currently is getting impacted because of this pandemic. तो आप डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? So one question. If we are not talking in the sense of company and we are talking in the sense of a particular asset, और ये particular asset को impact कर रहा है, suppose only gold. So in case वो systemic होगा या unsystemic? Subjective concept है, जैसे it might be someone just macro just Yeah, beta. got it, sir. Beta. Important ध्यान से थोड़ा heavy रहे, small, and I will also try to, but it's very important from the interview perspective because definitely beta आएगा, आ सकता है, नहीं बोल रहा हूँ, आएगा बोल रहा हूँ। Okay, so please focus. Any point, anything that you don't understand, any query, please let me know. I will clarify. So what does beta do? बीटा आपका सिस्टमिक रिस्क पे होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, इसका जो साइन होता है ऐसा होगा बीटा, ठीक है। बी होगा, बट बी थोड़ा वो स्ट्रेच, उसका जो लाइन है वो थोड़ा स्ट्रेच होगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज बीटा? बीटा जैसे अगर बीटा ऑफ स्टॉक ए है, व्हाट डज बीटा ऑफ ए मींस? मेजर्स of sensitivity of stock A price vis-a-vis say market movement
So let's take Nifty. So what does that mean? अब देखो, स्टॉक के प्राइस का ये मूवमेंट है, ऐसे मूवमेंट होता है स्टॉक के प्राइस का, ये मूवमेंट को ही रिस्क बोलते हैं, अनसर्टेनिटी, इस मूवमेंट को ही तो रिस्क बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ नाउ ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो वोलेटिलिटी है, ये दो, पहला सिस्टमिक रिस्क, दूसरा है सिस्टमिक रिस्क। ये समझने की कोशिश करो कि जो स्टॉक ए का प्राइस ऊपर गिर रहा है, इसके दो रीजन है। पहला, कुछ इकोनॉमी या इंडस्ट्री लेवल पे इशू चल रहा है, और कुछ कंपनी लेवल पे कुछ इशू चल रहा है। यू विद मी टिल दैट? यस सर। तो बीटा क्या करता है, इस पूरी मूवमेंट में जो इम्पैक्ट मार्केट की वजह से आया, मार्केट की वजह से मतलब इस सिस्टमिक रिस्क की वजह से आया, उसको मेजर करता है। इट डज नॉट मेजर अनसिस्टमिक रिस्क। ठीक है, एग्जांपल देते हैं। तो अगर बीटा ऑफ स्टॉक ए 0.7 है, what does this mean? This means if Nifty goes up by 10%, then stock A will go up by 7%. Similarly, if Nifty goes down by 10%, then stock will go down by 7%. ये देख लीजिए, जो मैंने रेड में फॉन्ट रेंट में जो है वो प्लीज एक बार देखिए, एक 30 सेकेंड कुछ नोट करने कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर है यहाँ तक?
सर एक बार Similarly, फिर से बता दीजिए बीटा वाला. so अगर मेरा बीटा 0.7 है, दिस मीन्स अगर निफ्टी ऊपर जाएगा 10% से तो मेरा स्टॉक विल गो अप बाय 7% एंड वाइस वर्सा. सिमिलरली एक एग्जांपल लेते हैं. If beta of a stock B is suppose minus 0.2, this means if Nifty goes up by 10%, then stock A will go down by 2%. ये देख लीजिए डिफरेंस है, क्योंकि अब रिवर्स मूव करेगा, माइनस साइन है ना, तो कोरिलेशन नेगेटिव हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. ठीक है. One question. Yeah. Sir, beta is only for stock or for any asset? For any asset. अभी मैं आपको स्टॉक समझा रहा हूँ, तो अभी के लिए आप स्टॉक समझ कर. Okay, sir. हाँ जी, any doubt on this? Sir, just one question here, just for clarification. 10% by 7. So if it goes by 15, then I have to add the 3.5, right? Like that same here. 7% कैसे आया? 7% is 0.7 into 10. तो अगर निफ्टी 15% से ऊपर जाएगा तो 15 into 0.7 करेंगे, क्योंकि बीटा 0.7 है ना. बीटा into the movement of the nifty. .7 बीटा का मतलब है for movement it gets impacted by, for every 1% movement it is impacted by 0.7. So if it's 10%, so 10 times of 0.7 and then 20 times of 0.7 and so on. सर ये सेकंड वाला नहीं समझा, बीटा ये -0.2 है ना. तो क्या नहीं समझा इसमें? नेगेटिव साइन जो आया है ये वाला, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये रिवर्स डायरेक्शन है, तो निफ्टी ऊपर जा रहा है तो स्टॉक नीचे जा रहा है. और वो क्यों है? नेगेटिव कोरिलेशन है. नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि दो, ओके, लाइक गोल्ड, जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड जाता है, उस टाइप से. गोल्ड और मार्केट में जब आप नेगेटिव बीटा देखो. हाँ. सिमिलरली अगर निफ्टी नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये अपोजिट कोरिलेशन है. अगर बीटा ए को देखोगे तो यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा था तो स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, अब मार्केट नीचे जा रहा है तो स्टॉक से जा रहा है. जब सेम डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव भी रहते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन या नेगेटिव बोलते हैं. ओके सर, आई सब आप लोग नोट कर लो. ठीक है. I want to focus more on the concepts, building blocks.
देखिए यहाँ तक assuming a systematic risk is constant, beta change होता है any company or does it remain same? What is defined? इस पे नहीं होता जनरली, नॉर्मल चीज होता रहता है beta. Okay, sir. Thank you. हाँ जी. हाँ सर, हाँ ये बीटा जो मेजर वो एब्सोल्यूट सेंस में नहीं होगा, किसी के रिलेशन में होगा, आई मीन. Yes, beta is in relation to something. Something जो हम फाइनेंशियल मार्केट्स में बात कर रहे हैं, something would be market. लेना है, ऐसे लेना है, आपको कोई और लेना है, वो आपका चॉइस है, but it would be in context to markets. ओके. मार्केट का जो इंडेक्स होगा उससे लिंक कर. यस यस, दैट मींस एब्सोल्युटली नहीं लिया जा सकता है. नहीं बिकॉज कोरिलेशन है ना, दो वेरिएबल चाहिए ना मुझे. यस यस यस, कोरिलेशन. तो बीटा क्या बता रहे हैं? बीटा ऑफ स्टॉक ए का मतलब 10% का मूवमेंट आ रहा है, तो उस 10% के मूवमेंट की वजह से मेरे स्टॉक पे 7% और वो बीटा ऊपर 7%. Similarly, beta B, but it means कि if the Nifty goes up by 10%, क्योंकि मेरा बीटा नेगेटिव है तो डाउन. अब कितना डाउन जाएगा? 0.2 टाइम्स ऑफ 10%, 2% नीचे. And sir, how do we ensure that it only includes the systematic, not the unsystematic? How do we ensure, मतलब क्योंकि हम निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं ना. ऊपर जाता है तो कम होती है. अगर हमने कहा कर रहे हैं, हमने तो स्टॉक ए का इनका मूवमेंट हम इसको स्टॉक ए की एब्सोल्यूट मूवमेंट ही निकाल रहे हैं. व्हाट इज कोरिलेशन? या सर किसी वेरिएबल के साथ में जो उसका रिलेशन होता है, वही हम लोग की स्टॉक ए का रिलेशनशिप निफ्टी. ओके ओके, यस सर, गॉट इट. So if Nifty percent and my stock goes up because 7.7%, can we assume right now? I'm talking. I don't know. You system is 23% or somewhat like that. दोबारा बोलो.
if Nifty goes up by 10% and my stock goes up because of Nifty by 0.7%, so is it okay to assume that my unsystematic No. risk is 0.3% of the No. company? No. नहीं. Hello? The difference. Okay. नहीं. That's a wrong conclusion. Okay, sir. Anji, any other question on this? Beta clear. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेट सिखा दिया. अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम निकालते हैं CAPM से. CAPM इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. और कॉस्ट ऑफ ई KE से. E is equal to RF plus RM minus F into beta. तो थोड़ा सा यहाँ पे RF क्या है? इस रिस्क फ्री रेट. RM क्या है? मार्केट रिटर्न. और B क्या है? तो मैंने आपको बता दिया क्या. थोड़ा सा सपोज मान लो कि जो फ्लैट रुपीज है जो उसने किए हुए उसने SBI FD में इन्वेस्ट किया हुआ. जो वहां से उसको 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है. अरे पे तब मैं वो FD को वहां से ब्रेक करके मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो. अर्पित, yes sir. तो आप मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? At least 10%. सबको दे रहे हैं. तो अर्पित एटलीस्ट 10 प्लस समथिंग. ये अर्पित के रिटर्न हो गया.
कि अर्पित को बिठाए FD में 10% जब कमा रहा है तो मुझसे एटलीस्ट So capital F or small f? एक ही बात है, कैपिटल F और एक ही लिखा है तो शायद उसको डिफरेंस नहीं है कुछ आपके। RF means risk free. Okay, okay. So ये क्लियर है सबको, एटलीस्ट 10 प्लस समथिंग होगा एंड दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ RF। ठीक है, अब अर्पित बोलता हूँ ठीक है चलो 10 तो एटलीस्ट मैंने ले ली, अब और कुछ चाहिए आपको? इज 10 गुड इनफ? नो सर, बिकॉज वहां पे ज्यादा रहेगा। यस सर, इक्विटी में रिस्क ज्यादा रहेगा FD। करेक्ट। अर्पित क्या बोल रहा है सर, एक तो मुझे रिस्क फ्री दो, तो रिस्क प्रीमियम दो, RP is risk premium, रिस्क का कॉम्पोजिशन हो जाए। हाँ या ना? Repeat that, please. तो अर्पित ने बोला कि सर 10 काम नहीं होगा, 10 तो मेरा रिस्क फ्री है, बट आपकी कंपनी में जब मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, इक्विटी इज मोर रिस्की vis-a-vis FD, उस रिस्क का भी तो मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। Why should I take a risk if I'm not getting a return? And the compensation that you pay for investor to take that risk is risk premium. नहीं अभी Understood. Yes, sir, clear. क्लियर है सबको ये? ठीक है, अब ये रिस्क प्रीमियम है, फॉर्मूले में ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये रिस्क प्रीमियम है। ठीक है, दो तरह के रिस्क है सिस्टम में। अब हमने कहा इसको तो हम हटा सकते हैं, वी कैन eliminate this, वी कैन डाइवर्सिफाई दिस। कंपोजिशन आपको मिले
सिस्टमिक रिस्क होता है, इसलिए फॉर्मूला में बीटा तो hence इस फॉर्मूले में किसी को डाउट, so cost of equity is this RF plus RM minus into beta. And cost of equity. So just write down करो 2 मिनट रुके हाँ कर लीजिए I will give you 2 minutes डाउन नोट कर लीजिए.
जी कोई डाउट क्वेश्चन? नो सर क्लियर। सो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए। मैंने दोनों फॉर्म पे लिए। अब क्वेश्चन है, डेट है 10 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट 0.6%, RF है 5.5%, RM है 14% और बीटा है स्टॉक, ठीक है। तो आपको के कैपिटल डी निकालना है, विच इज कॉस्ट ऑफ डेट, और के निकालना है। ये दो चीज निकालनी है, करिए। के डी और के निकालिए, 5 मिनट दे रहा हूँ, करिए सॉल्व, देन विल डिस्कस। Done, sir. ओके, चलिए कर लेते हैं। निकालना चाहिए, बट डन कैसे कर लिया? मैं टैक्स रेट ये देना भूल गया, तो लोग डन बोल रहे हो। अब होगा, so this would be this into 1 minus tax rate, ठीक है। और ये क्या होगा? RF प्लस 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 RM माइनस RF इंटू 8। देख लीजिए, ये दो आंसर्स हैं। अगर आपके टैली होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ डाउट है तो। 8.19 is my post-tax cost of debt and 11.45 is my cost of debt. Doing after this. Hari, last time, anybody who's not got these values? ठीक है, चलिए।
So this completes our cost of debt and cost of equity. इतना ही रखूंगा. Not trying to, जो next part है वो important है कि आप लोग इसको absorb कर लें, जो हमें करना है. So आप इसको इतना absorb करें and then we'll do next part tomorrow and ये wind up हो जाएगा फिर हमारा. थोड़ा सा लंबा जाएगा वो, but I don't want to break that piece. But before we close, कोई doubt, question, कुछ query है? ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बहुत स्लो करा रहा. आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप लोग प्लीज अगर थोड़ा टाइम आज निकाल के इसको रिवाइज कर ले. एटलीस्ट ये 2 पार्ट जो मैंने कराए, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ, इतना एक पार्ट जो रिवाइज करें. कल जो पीस कराऊंगा वो होगा नहीं आपसे अगर इसमें बिल्कुल 100% क्लैरिटी नहीं होगी तो. सो प्लीज if possible, try and get some time today to revise this. Yeah. Sir, if beta is not given in the question, then we cannot calculate. We cannot calculate cost of CAPM. Yeah, correct. ये सब वैल्यूज आप गिवन होगी तो ही कैलकुलेट कर पाओ. हाँ सर, मेरा भी वही डाउट था कि ये जो बीटा का रेट है वो अगर ऐसे कोई आता है केस तो कहाँ से हम लोग कैसे पे करते हैं? लाइक हम लोग कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते ना इनके इस फिगर्स में. वो सिखाऊंगा कैसे करते हैं. अभी आपको फोकस है कि अगर नंबर्स गिवन है तो कैलकुलेट कैसे करना है, पहले ये सीख जाओ. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट कल तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीकेंड आई थिंक ये आएगा. अगर ये नंबर्स गिवन नहीं है तो हम किस तरीके से नंबर को डिराइव कर सकते हैं बेसिस सम assumptions. बट अभी वी आर नॉट डिस्कसिंग एवरीथिंग. अगर नंबर्स अवेलेबल है तो करना क्या है वो सिखा रहा हूँ अभी, पहले वो खत्म होने दो. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Anything else, guys, before we close? Sir, Rahul here. Yeah. Sir, I have some questions, but it is not with respect to what you taught. It is some other. Is it okay if I ask? हाँ बोलो. Okay. One is securitized. Second is repo market and like 15-day, fortnight markets. Where can I get these? So securitized debt का आपको इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा. I don't think Nifty और Sensex में securitized debt होता है. So you need to search index or indices which represent securitized debt. ठीक है. So some of the New York markets and some of the Singapore markets में वो है. तो आपको थोड़ा वो सर्च करो गूगल पे तो आपको मिलेगा. And then you can look at index basis आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन से पेड़ पे चाहिए. Question number 1. Question number 2, in terms of repo market, so वो easily available है. So India में भी होता है. So कहाँ पे क्या चल रहा है, I don't see understand too much because it seems कि उसमें आपने सर्च ही नहीं किया फिर. क्योंकि अगर आप repo market में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, डेटा इजीली अवेलेबल है. पहले को उसको मिल जाएगा. सिक्योरिटाइज डेट हाँ, क्योंकि शायद इंडियन मार्केट आपने निफ्टी या सेंसेक्स ढूंढा तो उस पर नहीं है, इसलिए शायद आपको स्ट्रगल हुआ. रेपो मार्केट में सर्च किया आपने कुछ, या आप बिना सर्च करे मुझसे पूछ रहे हो? सर वो सेकंड वन इज ट्रू, लेकिन फर्स्ट वन में एक्चुअली सर्च किया लेकिन मिला नहीं, इसलिए पूछा पहले. हाँ ठीक है, तो उसका मैंने आपको बता दिया. उसका निफ्टी और सेंसेक्स स्पेसिफिक मत ढूंढो, रेपो में सब कुछ अवेलेबल है. उसके बाद जो आपको नहीं मिले वो मुझसे पूछो. ओके सर, थैंक यू. एनीबडी, एनीथिंग एल्स? ठीक है. Again, same request, please. It will take 20-30 minutes depending upon आपका क्या स्पीड है. प्लीज ये कॉन्सेप्ट्स को आज प्लीज कल की क्लास से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. that would help because कल थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ होगा, और वो नहीं होगा अगर आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. सो प्लीज ये 2 कॉन्सेप्ट्स के डी एंड के ई प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए we'll continue tomorrow. Thanks, bye.
Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.